वो दो कहाँ गए थे उनके दोस्त? एंडिंग वैसे ही करनी है ना, स्ट्रीम एंडिंग। हेलो स्टूडेंट, गुड नून ऑल ऑफ यू। एक बार अभी चेक करके बता दो फटाफट, ऑडियो वीडियो चेक करके बताओ भाई फटाफट। राजू गुड नून, निशा गुड नून, साहिल मित्तल गुड नून, सभी को गुड नून भाई। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो भाई फटाफट। क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों फिर हम। इसमें नहीं होगा, ये बाद में देखेंगे। अभी यूट्यूब वाला जो लिंक है ना, आज जो क्लास पढ़ाऊंगी वो कल आपको ऐप पे मिलेगी। डायरेक्ट उस पर नहीं पढ़ा रहे आजकल, वो रेजुलेशन की और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों। हाँ भाई निशा, सब कुछ क्लियर है बच्चे? तभी बताओ भाई, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करो। हाँ जी, वर्ब के चैप्टर में जो लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे बच्चों, वहाँ पर कुछ हमारा ऐसा मटेरियल है जैसे वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो मैं अपने ग्रुप में डालती रहूँगी, जो आपको जब भी टाइम मिले पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे लास्ट सेशन में, मैंने आपका जो टेस्ट लिया था बच्चों, ठीक है, तो उसकी क्या करूँगी मैं, प्रॉब्लम लूँगी, ठीक है। और प्रॉब्लम हम कैसे लेंगे कि आपके सामने आपकी शीट होगी और मैं आपसे डिस्कस करती जाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। सब कुछ ओके चल रहा है, ऑल ओके, ठीक है भाई। और आज मैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी अपना, और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होंगी साइड बाय साइड में आपकी प्रॉब्लम लेती रहूंगी, जो आपका वर्ब का टेस्ट हुआ था, ठीक है। सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही, लेकिन बच्चों जब तक किसी बच्चे ने अगर वो क्वेश्चंस नहीं करे हैं, ग्रुप में मैंने जो पीडीएफ डाला था, आप एक बार वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने इतनी थ्योरी में क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो एक बार वो जरूर कर लो, ठीक है ना बच्चों। तो आज मैं अपना चैप्टर शुरू कर रही हूँ बच्चे, आर्टिकल। जब तक वर्ब से रिलेटेड किसी बच्चे ने वो प्रॉब्लम सेट नहीं किया है वो करेंगे, ठीक है। और इसका मैं कुछ सॉल्यूशन निकालती हूँ। सारे बच्चे गूगल मीट यूज़ करते हैं क्या, इसमें मैं आपके सामने आ जाऊँ और आप शीट में देखते रहो और मैं फटाफट उनके आंसर मैच करवा दूँ आपको कि भाई इसमें मस्ट आएगा, इसमें वुड आएगा, ठीक है। तो गूगल मीट यूज़ करते हो सारे बच्चे? इन केस ऑफ इमरजेंसी हम काम ले लें उसको, तो एक बार कमेंट करके बता दो यूज़ करते हो क्या, ठीक है। नहीं फिर वही टेक्निक है जैसे आपने टेंस के करे थे, कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, बस ये हमारी टेक्निक होगी। अगर गूगल मीट यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 सेकेंड वो ले लेता है, फिर उसको समझाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है भाई। चलो फिर टॉपिक शुरू कर दूँ अभी, ठीक है। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ, वर्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो देख लेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है, क्लास नहीं ला पाऊंगी, अच्छा पूजा, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, ये क्लास आपको एप्लीकेशन पे सेव मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई क्लास नहीं लगा पाते हो तो, एप्लीकेशन का यही बेनिफिट होता है, ठीक है ना। हाँ, ओल्ड सब्सक्रिप्शन सही है मैम, क्या लिखा है ये, ओल्ड टेक्निक सही है मैम, पता नहीं क्या लिख रहे हो बच्चे। अच्छा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं पहले चैप्टर शुरू कर देती हूँ, नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा उसमें पढ़ लेते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन जो सेंड करते हैं ना वो सेटिंग मैं कल करवा लेती हूँ, यहाँ पर कल डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। चलो भाई अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, और आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आर्टिकल, ठीक है। जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन अब की बार पढ़ने का थोड़ा सा अलग मेथड रहेगा,
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को माइंड में रख के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल जो आपका चैप्टर है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में, एक बार सोच के बताओ। अगर हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ता हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे ही मैं इस स्टूडियो में एंटर हुई और यहाँ पर एक पर्सन बैठा है जिसको मैं नहीं जानती, राइट। जो पर्सन मेरे सामने बैठा है वो एक नाउन है, और एक ऐसा नाउन बैठा है जिनको मैं नहीं जानती। तो यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन बैठा होगा जो मेरा नोन है, उसको मैं क्या पूछूंगी, कौन है भाई ये। क्योंकि जब जब ह्यूमन बीइंग के सामने कोई भी नाउन आता है, हम उसका रेफरेंस मांगते हैं। वो नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है। और सपोज करिए यहाँ पर मिठाइयों का डिब्बा रखा होता, अब मैं आते ही क्या कहती, भाई कौन लेके आया ये, ठीक है, किस लिए है ये, मैं उसका क्या मांगती, रेफरेंस मांगती। ठीक ऐसे ही जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो कि आप अपने किसी दोस्त को लेके घर जाते हो, घर वाले क्या पूछते हैं, अगर आपका दोस्त फर्स्ट टाइम जा रहा है तो क्या पूछेंगे, कौन है भाई ये। क्योंकि बेसिकली आपका दोस्त एक नाउन, और नाउन का वो क्या मांग रहे हैं, रेफरेंस मांग रहे हैं, ठीक है। अगर जस्ट इमेजिन कि वो फ्रेंड 10 दिन बाद फिर जाता है, अगर 10 दिन बाद फिर विजिट करेगा तो क्या घर वाले अब की बार रेफरेंस मांगेंगे, नहीं ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब विजिट किया तो वो इंट्रोड्यूस हो गया, तो सेकंड टाइम में जाते ही हम फिर क्या नहीं पूछेंगे कि भाई ये कौन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो गया था तो इंट्रोड्यूस हो गया था। तो कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम हमारे सामने है वो हमारे लिए क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। क्लियर। किताबों में डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखा होता है कि भाई आर्टिकल नाउन, तो आप इसको ऐसे समझो, आर्टिकल का सीधा रिलेशन नाउन से। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। कारण साफ है बच्चों, मेरे सामने कोई नई चीज़ आई ही नहीं तो मैं रेफरेंस क्यों मांगूंगी। रेफरेंस कब मांगा जाता है, जब आपके सामने कोई नई चीज़ आती है, समझ रहे हो। तो मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि ह्यूमन बीइंग के सामने जब भी कोई नई चीज़ आती है हम उसका रेफरेंस मांगते हैं, और इस रेफरेंस को देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या तो सामने चीज़ कोई ऐसी आती है जो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, कई बार वो चीज़ भी हमारे सामने होती है जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, दिस इज़ द मार्कर आई राइट विथ, ये वही मार्कर है, दिस इज़ द सेम मार्कर दैट आई राइट विथ। इसका मतलब मैं इस मार्कर से फेमिलियर हूँ और मैं रोज़ इससे लिखती हूँ, ये मेरे लिए द आर्टिकल है। क्लियर। मार्कर से पहले क्या लगाना पड़ा, द मार्कर। अगर यहाँ पर आज कोई मैं आती, जैसे ही कोई नया मार्कर रखा होता, अब मैं क्या पूछती, अरे ये कौन सा मार्कर है। इट मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या तो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हो, या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, और इसी लॉजिक से हम इसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है तो लिखो इसके बारे में, आर्टिकल इज अ वर्ड that tells us that certain noun is definite or indefinite। अब आपके सामने दो नई टर्म आ गई है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो आप इनको कैसे रिलेट कर लोगे, दो बातें लिख दो इसके बारे में। बिफोर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से पहले, बिफोर इंट्रोडक्शन एनी नाउन इज इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मीनिंग क्या है, जब तक कोई चीज़ हमारी क्या है, इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन होते ही इट बिकम्स डेफिनेट। ये इसका पॉइंट है बच्चों। कोई भी चीज़ डेफिनेट इंट्रोडक्शन से पहले, ठीक है, कोई भी चीज़ इंट्रोडक्शन से पहले हमारे लिए कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है। जैसे ही इंट्रोडक्शन हो गया इट बिकम्स डेफिनेट। क्लियर है बच्चों। आपका दोस्त जब आपके घर गया सबसे पहले वो हमारे लिए क्या है, इनडेफिनेट है, और अगर दोस्त बार बार जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो। क्लियर है बच्चों।
और थोड़े से सिंपल शब्दों में यूज करते हैं तो ये है बच्चों कि किसी चीज के बारे में अगर आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि इंट्रोड्यूस अगर कोई चीज नहीं होगी तो आप उसके बारे में कंफ्यूज होगे, और अगर कंफ्यूज्ड हो वो सिचुएशन हमारे लिए इंडेफिनेट होती है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए कैसी होती है, डेफिनेट होती है। तो इसको हम कैसे समझे, देखो एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे समझेंगे। मैं चाहती हूँ कि सिंपल से सिंपल शब्द यूज करो, आप बहुत ज़्यादा डेफिनेशन ना रटनी पड़े आपको, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हो, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आपको एक क्लिक करके आना है, वहाँ पर डिफाइन थोड़ी करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम आपको चीज़ें याद करनी पड़े और फटाफट आपका काम हो जाए जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हो। अगर मान लीजिए टेक्निकली समझा देती हूँ, ये एक रूम है बच्चे और इसमें एक चेयर रखी हुई है। रूम भी एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है। अब अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि रूम से चेयर लेके आओ, अब कैसे बोलूँगी। जब बच्चा देख रहा है कि यहाँ पर इस एक रूम भी एक ही है और रूम में चेयर भी एक रखी हुई है, क्या बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होगा? कन्फ्यूज़न है ही नहीं। मतलब जैसे ही मैंने देखा कि एकेडमी में मेरे सामने रूम भी एक है तो वो कन्फ्यूज़ हुआ ही नहीं, रूम को लेकर के सीधा रूम में ही घुसेगा। और रूम में उसने जाके देखा चेयर एक रखी है, तो दोनों चीज़ों में वो कैसा हो गया, डेफिनेट हो गया। इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, लेके आओ फैच द चेयर, और कहाँ से, फ्रॉम द रूम, फ्रॉम द रूम। देखो मैंने रूम से पहले भी द आर्टिकल लगाया, चेयर से पहले भी द आर्टिकल लगाया, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है द आर्टिकल, कि भाई जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है नहीं। इंडेफिनेट में हमारे 2 आते हैं, ए और एन, ठीक है। ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है, टाइप्स में लिखेंगे अभी। अगर सपोज करो बच्चों ये प्रैक्टिकल लाइफ है, अब आप इसको हमेशा के लिए ऐसे नहीं रट सकते कि हमेशा ही रूम से पहले द आएगा और चेयर से पहले द आएगा, क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। सपोज करिए ऐसी सिचुएशन होती, रूम एक है लेकिन रूम में चेयर इतनी सारी पड़ी हैं। अब मैंने बच्चे को कहा कि बच्चे रूम से चेयर लेके आओ, अब देखो वो कंफ्यूज हो गया किसके बारे में, रूम के बारे में तो अब भी कंफ्यूज नहीं है। वो कंफ्यूजन कहाँ हुआ कि भाई इतनी सारी चेयर रखी है, कौन सी उठाऊं। और जब कौन सा से क्वेश्चन करोगे इट मीन्स यू आर कंफ्यूज्ड, राइट। तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, इस सिचुएशन का आंसर क्या हो जाएगा, फैच अ चेयर, कोई भी चेयर, लेकिन रूम फिक्स है, फ्रॉम द रूम। मेरी बात समझ आई आपको टेक्निकली। अगर सपोज करिए बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ है, ये सब चलता है यहाँ पर, अगर सिचुएशन ऐसी होती 3 रूम है और हर रूम में 5-5 6-6 चेयर रखी है, खुद ही सोचो जैसे स्कूल का बरामदा बना होता है बच्चे, है ना। स्कूल के बरामदे में मैं बैठी हूँ और एक टीचर मेरे को अप्रोच कर रही है, मैंने देखा एक टीचर आ रही है, तो मैंने एक बच्चे को क्या कहा, बेटा रूम से चेयर लेके आओ। अब देखो क्या कन्फ्यूज़न हो गया, मेरे पीछे बहुत सारे रूम हैं और हर रूम में चेयर भी रखी है। बच्चे को क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूम भी इंडेफिनेट है, चेयर भी इंडेफिनेट है, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में फिर बच्चा क्या करेगा, रैंडमली किसी भी रूम में घुस जाएगा और कोई भी चेयर उठा लाएगा। और ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे बच्चों क्या, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी, यहाँ लिखते हैं फैच। फैच होता है बच्चों स्पेशल लेके आना। मैं यहाँ पर ब्रिंग क्यों नहीं लिख रही बच्चों, तो एक डिफरेंस समझ लो यहाँ पर ब्रिंग और फैच। ब्रिंग होता है आते आते लेके आना, आप अपने किसी काम से गए हो और फिर मैं आपको ये कहूँ बेटा आते आते चेयर और उठा लाइयो, वो ब्रिंग होता है। फैच होता है स्पेशली लेके आना, जैसे आप किसी को मेल वगैरह करते हो तो वहाँ पर एक वर्ब आती है फैचिंग, फैचिंग शब्द आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर फैच शब्द यूज कर रही हूँ कि मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को चेयर लाने के लिए भेज रही हूँ, तो अपने काम से पर्टिकुलर पर्पज के साथ भेजना, दैट इज फैच, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा फैच अ चेयर, ठीक है, और फ्रॉम ए रूम, मतलब रूम भी इंडेफिनेट है, चेयर भी इंडेफिनेट है। तो आपने इस ओवरऑल कहानी में क्या सीखा कि आपको सेंटेंस में सिचुएशन समझनी पड़ेगी। सिचुएशन का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है या फिर इंडेफिनेट है, और यही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल का यूज है, ठीक है बच्चों। तो किसी चीज़ को हम रटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, डू वी यूज विद इंफॉर्मेशन। हाँ, इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखिए स्पेशली आप फैच करके लेके आते हो बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा क्या की जाती है, रेंडर की जाती है।
इन्फॉर्मेशन को जब हम देते हैं तो रेंडर करते हैं। ठीक है, एक और बताती हूँ। आप इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे सपोज करिए आप वो बनाते हो अपने जो बायोडाटा बनाते हो, लास्ट में आप एक्नॉलेजमेंट में क्या डालते हो, आई फर्निश। क्या वर्ड यूज करते हैं, फर्निश। इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो आपने किसी को दी है, डिटेल्स कह दो आप इनको, तो वो हमेशा फर्निश की जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट करो। ये वर्ब है लेके आना, मतलब क्या करना, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ये सिंपली ये है कि भाई लेके आना। जैसे आप किसी दिन मार्केट गए हो और मैंने क्या कहा, बेटा आते आते 2 मार्कर ले आई हो, अब मैं क्या बोलूंगी, ब्रिंग द मार्कर। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो कि जा बेटा ये ले रुपए और मार्केट से मार्कर लेके आ, अब मैं क्या बोलूंगी, फेच। ठीक है, आप कोई डिक्शनरी यूज करते होगे फोन में, सुबह सुबह एक वर्ड आता है वर्ड ऑफ द डे, तो वहां पर सुबह सुबह जब आप ऑन करोगे ना फोन को, तो वहां पर लिखा आता है फैचिंग। फैचिंग वर्ब यूज होगी कि फैचिंग द वर्ड ऑफ द डे फ्रॉम हिंदी खोज डिक्शनरी। तो वहां पर क्या मीनिंग है उसका, डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उसी शब्द को लेके आ रहा है जो आज का क्या बनेगा, वर्ड ऑफ द डे बनेगा। आप किसी को मेल करते हो, अटैच करते हो, अटैचमेंट में जाते हो, वहां पर लिखा आता है फैचिंग यूर दिस फाइल फ्रॉम दिस फोल्डर, दैट इज फैचिंग। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे। तो अब हमने क्या सीखा कि सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो कुछ जनरल बातें सीखेंगे कि भाई इसके साथ ये लगता है, नहीं लगता है, डायरेक्शंस के साथ कब लगता है, बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर के। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे, फिर हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि वो डेफिनेट रेफरेंस में बात कर रहा है या फिर इनडेफिनेट में। क्लियर बच्चों, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। और इसका सीधा रिलेशन नाउन से क्यों है, क्योंकि नाउन का ही हम रेफरेंस मांगते हैं। अगर नाउन ही नहीं है तो हमें आर्टिकल भी नहीं लगाना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में। टाइप्स में लिख दो यहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल लिखो, इनडेफिनेट में सिर्फ और सिर्फ ए और एन लिखो। ठीक है, ए और एन। कुछ बच्चे इसका जो उच्चारण है वो दा करते रहते हैं। बच्चों दा इसका कोई उच्चारण नहीं है, ये एक्चुअली या तो दी होता है या फिर द होता है। इसके 2 ही साउंड है और उसका मैं रीजन बता देती हूँ आपको। आइडियली होता क्या है, जैसे आपने मूवी देखते होगे, मूवी जब खत्म होती है तो क्या लिखा आता है, ऐसे लिखा आया। अब आप इसको दी उच्चारण करो। क्यों उच्चारण कर रहे हैं दी, क्योंकि ई जो शब्द है इंग्लिश का वोवल है, और कोई ऐसा वर्ड जो वोवल से शुरू होगा और उससे पहले अगर ये THE लिखा है तो इसका साउंड हमेशा दी बोला जाएगा। तो मूवी के पीछे क्या लिखा होता है, दी एंड, द एंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने लिखा एप्पल, अब यहाँ पर इससे पहले द लिखना है मुझे, तो ये दी एप्पल है। ठीक है, अगर मान लो लिखा था बनाना इस तरीके से, तो द बनाना, क्योंकि ब हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, आपको पता है 5 वोवल होते हैं, रिमेनिंग सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बात आई बच्चों ये दा शब्द क्यों आया हमारी लाइफ में, तो देखिए ये हमारा रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप लाइन ही एक बोल रहे हो तो ध्यान भी दे दोगे कि भाई जो शब्द हमारा स्टार्ट हुआ वो वोवल से है या कॉन्सोनेंट से। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग फ्लुएंटली, जब हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं, फ्लो के साथ बोल रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि जो आप बोल रहे हो आपका ध्यान थोड़ी जाएगा कि ये वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या बोल दिया गया कि अगर आप द उच्चारण करते हो वो भी ठीक है, दी भी ठीक है, ये वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं द के। ठीक है, लेकिन कभी भी दा मत बोलो भाई। फिर लोगों ने क्या कहा, स्पोकन इंग्लिश में बोले कि भाई द भी बोल सकते हैं, दी भी, क्योंकि जब हम फ्लुएंटली बात करें तो डेफिनेटली हमारा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा कि जो शब्द हम लिख रहे हैं वो वोवल से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। लिखने में ध्यान जाएगा, बोलने में नहीं जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या बोला, भाई द बोलो, दी बोलो, अपना अपना टशन। अब टशन में फिर तीसरा शब्द और आ गया हमारा, इन्वेंट हो गया, बोला दा भी होता है ये, लेकिन दा जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है
कि दी हमारा डेफिनेट होता है और ए और एन हमारे इनडेफिनेट होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम यहाँ से निकालेंगे, उस स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग बनानी है बच्चों, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि हम इस आर्टिकल को लिखते कहाँ पे हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अभी अभी हम क्या चीज़ सीख रहे थे कि नाउन का आर्टिकल का सीधा रिलेशन नाउन से है, राइट। अगर मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ही इज, यहाँ पर लिख दिया बॉय, अब ये सबसे पहले बॉय हमारा नाउन है, नाउन अगर है तो इस बॉय का रेफरेंस दो भैया, कौन सा बॉय है, ये कोई बॉय है, तो कोई बॉय है इट मीन्स अ बॉय, तो बॉय हमारा नाउन हुआ, नाउन से पहले हमने क्या ऐड कर दिया, आर्टिकल, ठीक है। ये बाद में सीखेंगे ए क्यों लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आर्टिकल को हम लिख कहाँ रहे हैं, पोजीशन क्या है इसकी। अगर सेंटेंस ऐसे होता, ही इज, यहाँ पर दे दिया बच्चे इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, पोजीशन देखो एक बार, बॉय हमारा नाउन है, इंटेलिजेंट शब्द हमारा एडजेक्टिव है, आर्टिकल खिसक गया एडजेक्टिव से पहले, अब आपको यहाँ पर फिट करना पड़ेगा एन इंटेलिजेंट बॉय। पोजीशन देखो एक बार, नाउन होगा, नाउन से पहले नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल खिसक गया, क्योंकि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, तो नाउन के जस्ट बाद इसको लिखना पड़ेगा इस साइड, ठीक है। अगर सपोज करो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देती, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब बताओ बॉय हमारा नाउन, सिचुएशन देखो सारी क्या है, नाउन है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी शब्द इंग्लिश में एडवर्ब है। क्वेश्चन करो कितना इंटेलिजेंट है, जवाब मिला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वेरी शब्द हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और इसको एडवर्ब कौन सा बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कितना, बहुत ज्यादा, हाउ मच का जो रिप्लाई होता है, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल खिसक गया इस जगह पे, ठीक है। नींद आ रही है क्या, पानी लेके आ थोड़ा, नहीं ये ले आएगा, इसकी नींद उड़ानी है भाई। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो सिचुएशन क्या बनी देखो, बॉय हमारा नाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल खिसक गया एडवर्ब से पहले, ठीक है बच्चों। अब सोचो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख देती, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, आपसे इस प्लेस पे पूछा जा रहा है ए एन द और नो आर्टिकल, अब आप क्या करते भाई, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर करके आ जाता एन, क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द से पहले साउंड आती है क्या, वोवल साउंड, है ना। लेकिन बच्चों इस सिचुएशन का आंसर होगा नो आर्टिकल, कारण क्या है, सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर नाउन लिखा ही नहीं गया है, और नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा, क्लियर है बच्चों। मतलब आपको नाउन अगर सेंटेंस में दिखेगा तभी आपको क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, ठीक है। नाउन ही नहीं है तो हमारा आंसर होना चाहिए नो आर्टिकल, और इसके पीछे रीजन है बच्चों, मैंने किसी दिन अपने ऐप पे अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्लास लगाई थी, और मैं इसको आपको, अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि ऐसा हम लिखते ही क्यों हैं, तो एक बार समझ लो जरा। एडजेक्टिव जो होता है उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, एट्रीब्यूट बना के और प्रेडिकेट बना के, ये इसका साइंटिफिक रीजन है, एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट। एट्रीब्यूट वो होता है जब नाउन से जस्ट पहले यहाँ पर आप एडजेक्टिव को रखते हो, नाउन से जस्ट पहले यहाँ पर एडजेक्टिव रखते हो, तो यहाँ पर इस प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल, मस्ट है यहाँ पर आर्टिकल का यूज, ठीक है। प्रेडिकेट तरीका कौन सा होता है, जब आप बिना, प्रेडिकेट कब लिखते हो, जब आप एडजेक्टिव तो लिखते हो लेकिन बिना नाउन के, ठीक है। जैसे आपने लिखा ही इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस देखो, और एक किसी का देखो ही इज ऑनेस्ट मैन, अब इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों,
ये जो तरीका है ये प्रेडिकेट तरीका है, ठीक है। प्रेडिकेट क्यों बोला जाता है? बेसिकली कोई भी जो सेंटेंस होता है, जैसे मैंने लिखा आई एम ए टीचर, ऐसे लिख दिया, तो आई यहाँ पर एक्शन का डूअर यानी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ जो पार्ट होता है ना, इसको प्रेडिकेट कहा जाता है, ठीक है। विधेय, पता नहीं हिंदी में कुछ अजीब सा नाम है इसका। तो आप ऐसे समझ लो, कोई बड़ा सेंटेंस है बच्चों, उसमें जैसे ये सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट, तो ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये जो बचा हुआ जितना भी पार्ट है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, प्रेडिकेट तरीका क्या होता है? जिसमें अकेले एडजेक्टिव लिखे जाते हैं बिना नाउन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ही इज ऑनेस्ट, ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर होगा नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन लिखा ऑनेस्ट मैन, तो मैन हमारा नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा एन ऑनेस्ट मैन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई ऑनेस्ट का रट के चले गए, ठीक है। क्या रटा? कि भाई साउंड, अभी सिखाऊंगी ए और एन कब भरे जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आर्टिकल की पोजीशन क्या रहती है। अगर सेंटेंस में नाउन होगा, आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। कॉपी में साइड में अपने की पॉइंट्स लिखो इसके। अगर सेंटेंस में नाउन है, आर्टिकल का प्लेस ये रहेगा। अगर नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का प्लेस ये रहेगा। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आर्टिकल एक प्लेस पीछे यहाँ खिसक जाएगा। 3 प्लेस समझ आ गए? चौथा लिखो, अगर सेंटेंस में नो नाउन, नाउन लिखा ही नहीं गया, तो यहाँ पर कह दो नो आर्टिकल। ये 4 की पॉइंट्स यहाँ से सीखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक बार किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए भाई। हाँ, ऐसा नहीं है बच्चों कि वर्ब की प्रॉब्लम नहीं लूंगी, प्रॉब्लम लूंगी, डेफिनेटली लूंगी, जब तक एक बार यहाँ पर हमारा ना डेटा तैयार हो जाता है उसका, कि एक एक क्वेश्चन मुझे स्क्रीन पे दिखे। या फिर एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, गूगल मीट से करा देती हूँ, 1 घंटा लगेगा, कल कर लो बैठ के सारे, ठीक है। गूगल मीट पे आप आ जाओ, मैं आ जाती हूँ, आपके सामने शीट होगी, मैं क्वेश्चन रीड कर करके फटाफट आपको बता दूंगी कि भाई यहाँ पर ये करना है। हाँ, विपिन कह रहा है आर्टिकल स्टार्ट हो गया। यस भाई, आर्टिकल स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, अगर गूगल मीट पे आओ तो सारे मुझे मैसेज छोड़ देना, ठीक है। कल 1 घंटे आके उस पर आपको मैं टीच कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है बच्चे जो हमारा टाइम बचाती है, और ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम बचे, क्योंकि टाइम इज़ प्राइसलेस, है ना। और टाइम अगर बच गया तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है भाई। यहाँ तक सभी को समझ आया? ये था हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहले हमने आर्टिकल को डिफाइन किया कि भाई हम, और ये आर्टिकल की स्पेलिंग ये मत लिखा करो, ये वाली स्पेलिंग है आर्टिकल की, CLE। कुछ बच्चे अब भी क्या कर रहे हैं, ये वाली स्पेलिंग लिख रहे हैं। हो सकता है ये जल्दी में लिखी हो आपने, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है आपने जल्दी में टाइप कर दिया हो, मैं मान लेती हूँ, बट ये वाली सही स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हमने उसको डिफाइन किया, सिचुएशन क्लियर की, उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, उसके पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब फटाफट हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ ए और एन, यानी कि यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब सिखाती हूँ आपको कि इंडेफिनेट आर्टिकल को हम कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सबसे पहले ए और एन पढ़ाऊंगी, उसके बाद द आर्टिकल की बातें पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब बताओ भाई, आपके माइंड में क्या चल रहा है? ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं? और वो ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, देखो
कि सबसे पहले नाउन अगर होगा, नाउन से पहले, एडजेक्टिव गिवन होगा, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब गिवन होगी, एडवर्ब से पहले। अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो हमारा आंसर होगा नो आर्टिकल, राइट। अब आप जब आर्टिकल पढ़ रहे हो बच्चे, तो आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए कि इसका सीधा रिलेशन नाउन से है, ठीक है। और क्यों नाउन से है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ तक अपनी नज़र डालते हैं, हमें या तो कोई भी चीज़ नज़र आती है वो नाउन ही तो है ना। और नाउन अगर है तो फिर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर हमारी नज़र जाए वो डेफिनेट हो। डेफिनेट मतलब हम उससे फेमिलियर हों, मतलब उस चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे घर पे कार खड़ी है, एक्टिवा खड़ी है, हमें पता है ये हमारी है, नज़र में तो वो भी चीज़ गई, लेकिन हम उसके बारे में कंफ्यूज नहीं हुए। लेकिन सपोज करिए वहाँ पर एक नई गाड़ी खड़ी होती, तो अब हम क्या पूछते, घर जाते, मम्मी ये किसकी कार है, कौन आया हुआ है ना। तो नेचर हमारा क्या है कि जब जब हमारे सामने नई चीज़ आती है तो हम उसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, और जैसे ही या यूँ कहिए इंडेफिनेट होते हैं, और इसीलिए ये नाम रखा है इंडेफिनेट। ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ आ गया सभी को। हाँ, अब देखो स्कूल में क्या पढ़ाया था और अब क्या पढ़ेंगे, उन दोनों में डिफरेंस है। कैसे देखेंगे, सोचो अब एक बार। जो मैंने पढ़ा था वो ये था बच्चों, मैं थोड़ी पुराने ज़माने की हूँ, क्या पता आपके टीचरों ने थोड़ा सही बता दिया हो। मेरा जब टाइम था तो मुझे अच्छे से याद है, कुछ ऐसे पढ़ाया जाता था कि भाई एप्पल, ठीक है। अब वो क्या कहते थे कि ये देख बेटा ए, और ये 5 शब्द हमारी इंग्लिश में है, ए ई आई ओ यू, इनको हम क्या कहते हैं, वोवल्स कहते हैं। रिमेनिंग सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जानते हो तुम, ठीक है, इनको छोड़ करके जितने भी सारे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो हमें ये कहते थे कि बेटा अगर कोई वर्ड, ये वर्ड है हमारा, और अगर ये स्टार्ट हुआ है वोवल से तो आप इसके आगे एन लगा देना। अगर कोई शब्द, मान लीजिए एक शब्द आया टाइगर, ठीक है, अब ये जो टी शब्द है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले ए लगा देना। कुछ ऐसी बात हुई थी। लेकिन बच्चों अगर आप कोई रूल पढ़ते हो या ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके सामने इतने एक्सेप्शन आ जाएंगे, आप कहोगे मैम रूल पढ़ने का तो फायदा ही नहीं हुआ, है ना। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो शब्द आपके सामने आएगा यूनिवर्सिटी, ये शब्द लिखा आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यू तो हमारा क्या है, वोवल है, तो इसके हिसाब से तो अपने हिसाब से एन आना चाहिए, लेकिन आता हमेशा ए है। तो क्या ऐसे रूल को पढ़ने का फायदा होगा जिसके एक्सेप्शंस बहुत सारे होंगे, नहीं होगा। तो आप एक काम करो बच्चों, हम ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ए लगाऊं या एन लगाऊं, जो बिल्कुल क्लियर होगा आपके माइंड में। तो वो कौन सा है, देखो हम क्या करते हैं, एक बार इन इंग्लिश वाले वोवल कॉन्सोनेंट की बात नहीं करेंगे, हिंदी वालों की बात करेंगे। अब बताओ हिंदी के स्वर व्यंजन कितने बच्चों को आते हैं? अब देखो हम ना तो अंग्रेज बन पाई और ना हमें हिंदी आती, समझ रहे हो ना। अब आप कहोगे मैम इंग्लिश मुश्किल है, अरे भाई चल हिंदी के बता दो, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में कॉन्सोनेंट्स लिख के दिखाओ हिंदी के, फटाफट, हरी अप। कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो देखें तो सही, स्वर व्यंजन हमारे होते हैं। एक बार लिख के बताओ हिंदी वाले, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ जब तक। हाँ जी, है कोई माइका लाल जो सारे सही लिखेगा? कोशिश करो भाई। नहीं आ रहे मैम, मोनिका ने तो हाथ खड़े कर दिए भाई, नहीं आते मैम। अब देखो हम कहाँ पे, अब आज है ना, आप जा करके जब रात को सो ना तो थोड़ा सा इवेल्युएट करना अपने आप को कि हम कौन सी दुनिया में हैं, देखो है ना। ना हमें हिंदी आती ना हमें इंग्लिश आती, कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है। चलो, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको आ नहीं रही, आ रही है आपको। समस्या क्या हो रही है, आपको सीक्वेंस नहीं आ रही उसकी। तो देखो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक सीख लो, ये होते हैं कचट तप, ठीक है। ये पूरा कै वर्ग है हमारा, ये च वर्ग, टे वर्ग, तय और पै,
पे फ ब भ मैं हो जाएगा य र ल व श स श ह। इस तरीके से हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि च वाली लाइन पहले आएगी या ट वाली आएगी। तो उसके लिए देख लो कचट तप, कैसे याद करेंगे इसको, कचट तप, और उसी से ये सारे बन जाते हैं। हिंदी वाले हमें पता है ए आ ई उ री, ए आई ओ औ अंग अ। ठीक है, ये हमारे हिंदी वाले स्वर हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है बच्चों, जो भी वर्ड आपके सामने आएगा, अभी लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, मैं बता दूंगी कॉपी में आपको नोट क्या करना है, नोटबुक में, वो भी एक बार रुक जाओ, समझ लो एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि समझने ना लिख पाओ ना समझ पाओ। ठीक है, तो समझो एक बार, जो भी लेटर हमारे सामने आएगा, जैसे मैं एक शब्द अभी लिख रही थी एप्पल, अब कुछ बच्चे इसको एप्पल बोलते हैं, कुछ एप्पल बोलते होंगे, मे बी कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन ये जो साउंड है ये हमारी क्या है, वोवल साउंड है। हमें वोवल पे काम नहीं करना, वोवल साउंड पे काम करना है, और वो भी हिंदी वाली। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं हिंदी की वोवल साउंड आ रही है, तो इसलिए हम भरेंगे एन। समझ गए। अगर शब्द हम लिख रहे थे टाइगर, साउंड करो इसको, ट आता है ना, टाइगर, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो जाती, इसीलिए ए। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए और वोवल साउंड से पहले हमें भरना है एन, लेकिन हमारी साउंड ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कहते हैं वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर दोगे तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे क्या करते हैं बच्चे, एक शब्द हमारा आता है YEAR, मैक्सिमम बच्चे इसका ये उच्चारण निकालते हैं जहां तक मैं आपको जानती हूँ, ईयर, ये कान वाला ईयर बना दिया आपने, ये जो साउंड है ये वाली साउंड है, यर है ये, और अगर ये यर है तो बच्चों ए आएगा, क्योंकि ये में हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। समझ आ रहा है। अगर मान लो शब्द लिखा है EAR, अब ये है ईयर, अब ईयर है तो एन ईयर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, पूरी इंग्लिश में कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ वो भी बताती हूँ। अगर हमारे सामने शब्द आया EWE, बताओ क्या उच्चारण करोगे, यू हाँ, इसका साउंड होता है बच्चे यू, यू, और जब इसका यू साउंड है तो ध्यान दो ए, और इसका मीनिंग क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, पूरी एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है बच्चे। क्या प्रॉब्लम है, देखो हमें ना बचपन से ये पढ़ाया जाता है, शीप, भेड़ पढ़ते थे ना, ये नर भेड़ का नाम है। शीप हमारी क्या होती है, नर भेड़ होती है। मादा भेड़ को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, लेकिन इससे तो हम कभी फेमिलियर ही नहीं हुए, भेड़ का नाम लेते ही बस ये माइंड में चल रहा था, है ना, क्योंकि हम वही लोग हैं, हिंदी में लिखते थे चालाक लोमड़ी, याद आया, लेकिन वो मेल पार्टनर होता है, लोमड़ होता है, लोमड़ी नहीं होता वो। फॉक्स जो होता है ये मेल पार्टनर है, विक्सन इसका होता है फीमेल पार्टनर, लेकिन हम इससे कभी फेमिलियर ही नहीं हुए। याद करो हम क्या लिखते थे, मुझे अच्छे से याद है, हेडिंग होती थी चालाक लोमड़ी, और पूरी थ्योरी में फॉक्स लिखते थे, और बताओ किसी ने टोका हो तो टोका ही नहीं, और चल रहा है काम, बोला ठीक है, लिखते थे ना, हमने इन चीज़ों पे काम ही नहीं करा, जबकि हमारे लगभग थर्ड क्लास में जेंडर चेंज करना आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इसके मेल पार्टनर को क्या कहते हैं, फीमेल पार्टनर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड था बच्चों वो था यू, इसका ऐसा साउंड करो जो आप सेकंड पर्सन को बोलते हो, यू, और जब यू बोलोगे तो ये बन जाएगा ए। समझ आ गई कहानी। इसके पीछे नाम लिखो मादा भेड़, शीप हमारा होता है नर भेड़, मेल है ये। फोक्स हमारा क्या होता है, अब देखो फोक्स साउंड करो फैफल, ए भरा जाएगा, विक्सन में व अगर है तो फिर से ए भरा जाएगा। समझ आ रही है कहानी। तो आपको ये पता होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ही इज HEIR, बताओ क्या साउंड करोगे। थ्रोन होता है डेकोरेटेड चेयर, सिंहासन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब आपसे वो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए ए एन द या फिर नो आर्टिकल,
बताओ, क्योंकि इस शब्द का जो उच्चारण है, कोई इसको हायर बोल रहा होगा, हियर बोल रहा होगा, कुछ इस तरीके से। इसका ऐसा साउंड निकालो जो तुम हवा को इंग्लिश में बोलते हो, एयर। ठीक है, अगर इसका साउंड एयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, एन एयर। अब एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा तो वो क्या है, चेयर का उत्तराधिकारी है। समझ गए, सक्सेसर जिसको आप कहते हो, डिपेंडेंट, सक्सेसर, इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ आई। तो अब ये देखिए बच्चे कि जैसे आपने शब्द लिखा ही इज, अब जैसे मान लो आपको इसका साउंड ही नहीं आ रहा था तो फिर तो गड़बड़ होएगी, ए भरे या एन। तो थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट शब्द है उनके ऊपर काम किया करो। और आज के दिन तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास है, प्रोनाउंसिएशंस के इतने बढ़िया ऐप आते हैं, आप उस शब्द को वहाँ डालो, एक बार सुन के देख लो, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से आपकी अच्छी मजबूत हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट यही है बच्चे, ठीक है। वोवल साउंड के साथ क्या लगाएंगे, एन, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाएंगे, ए। क्लियर है। अब इसको कॉपी में कैसे नोट करना है, चलो और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे सपोज करिए आपने एक शब्द लिखा एक्सरे, एक्सरे मशीन, ठीक है। तो अब बताओ क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें एक्स बोलना पड़ रहा है और एक्स बोलोगे तो कुछ ऐसी साउंड आएगी एक्स, है ना, इसीलिए आपको एन भरना पड़ रहा है। ठीक है। अगर आप शब्द लिख रहे हो अम्ब्रेला, अब देखिए स्टार्ट तो यू से हुआ था लेकिन हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, अम्ब्रेला, ऐसे। तो आपको भरना पड़ेगा एन अम्ब्रेला। ठीक है। कई बार आप लिखा देखते हो वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, है ना, वन आइड मैन। तो देखो वन अगर आप बोल रहे हो तो व आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भरना पड़ेगा ए वन आइड मैन। समझ आ गई कहानी। मान लो एक शब्द आ गया आपके सामने यूनियन, ठीक है, यू, इसको ऐसे लिखा जाएगा यूनियन, ये इसके साउंड है य के साथ क्या लिखना पड़ेगा। समझ आई कहानी। अब पूछो आपके माइंड में कोई डाउट है क्या कि मैम इससे पहले ए भरेंगे या, हाँ एच का प्रोनाउंसिएशन भी सही गलत है, हाँ ये फोन टास्क बिल्कुल ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों। अब इसको अपनी नोटबुक में कैसे नोट करोगे वो बता देती हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे समझ लेना है। आपने पहली हेडिंग बनाई है बच्चे, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, बना ली ना। अब क्या करो, इसमें पहला पॉइंट नोट करो, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये इसका पहला पॉइंट है। और पहला पॉइंट कैसे नोट करोगे बच्चों अपनी नोटबुक में, पॉइंट नंबर 1, साउंड ऑफ प्रोनंसिएशन। इसको भी अगर मैं ये कहती हूँ ना बच्चे ये क्या शब्द है, तो तुम पता नहीं जल्दबाजी में कैसे बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है ना बच्चों, इसको आप फास्ट नहीं बोल सकते, इसको बिल्कुल तसल्ली से बोला जाता है, ठीक है, कि जितना भी वर्ड लिखा है उसकी साउंड आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको आराम से बोलेंगे तो बोलना पड़ता है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, ये इसका बिल्कुल आराम से बोले जाने वाला, क्योंकि टोन मैटर करता है भाई, ठीक है। आप एक शब्द बोलते हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँ जी, बोलते हो ना, मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट, ठीक है, GOVERN, उसके बाद मेंट लगाना है, गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं सारे बच्चे। जब आप बोलोगे ही गवर्नमेंट तो आपकी स्पेलिंग कैसे बनेगी, क्योंकि स्पेलिंग बनाने की एक टेक्निक होती है कि आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे, जैसे मैं ये एक शब्द लिखती हूँ, ऐसे लिखा मैंने, अब मैं कहूँ कि बच्चों इसको बोल के दिखाओ, कॉन्वर्सेशन, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल आराम से बोलिए कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, सी को थोड़ा सा ख बोला जाता है, ठीक है। और इसमें भी फिर डिफरेंस है कि अमेरिकन की बात कर रहे हो या फिर ब्रिटिश की बात कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पर आपको कंपटीशन की तैयारी करवा रही हूँ, है ना,
अगर आईलेट की उसका हमारा एग्ज़ाम होता तो हम क्या करते, इसके पीछे बहुत सारा काम करते, कोई भी शब्द के पीछे। क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, आईलेट के लिए तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के बीच में सर्वाइव करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो आपको वो सीखनी पड़ेगी जो अंग्रेज मुंह से निकालते हैं, समझ रहे हो। आज आप रिटन की तैयारी कर रहे हो, आपके तो 4 ऑप्शंस आएंगे, आप फिट करके आ जाओगे, आपको बोलना क्या, आप हरियाणवी बोलते हो या राजस्थानी बोलते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्पोकन के बच्चे होते हैं वहां पर इनको क्या करना पड़ता है भाई, सिंपल सा ये मतलब है, बिहार का कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पर आता है तो उसे हरियाणवी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जिन जिन लोगों से उनकी डील होगी वो सारे हरियाणवी है, समझ रहे हो ना। तो ठीक वैसे ही हमारा कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कनाडा जाएगा, जहाँ भी जाएगा, तो उसको वो सीखनी पड़ेगी जो वहाँ के लोग बोलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए उनके जो होठ हिलेंगे तो कैसे हिलेंगे, क्या शब्द वो निकालेंगे, और इसीलिए आपके 4 टेस्ट वहाँ पे बनते हैं, रिटन, स्पोकन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का एक होता है, और लिसनिंग होती है कि भाई आप समझोगे कैसे उसको, ठीक है। तो इसीलिए फिर ना ये चीज़ें कराई जाती हैं। अदरवाइज जो ये वर्ड है, अगर सपोज करो मैं इसको खा बोलती, क्योंकि सी में ख का साउंड बोलना पड़ता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट है कि आर हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आएगा तो बोला नहीं जाएगा। अमेरिकन कहते हैं बोलो ही मत इसको, और ब्रिटिश वाले क्या कहते हैं, थोड़ा सा बोल दो। तो अगर मैं इसका साउंड करूंगी तो खार, सिर्फ ये खार है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खार बोलूंगी तो तुम पता नहीं क्या ही लिख दोगे नोटबुक में। तो इसीलिए बच्चों हमें उस हिसाब से बोलना पड़ता है कि जो आप उस चीज़ को समझ पाओ। भाई मुझे तो रिटर्न आपके क्वेश्चन ठीक करवाने हैं, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी, यू आर स्पीकिंग हरियाणवी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहता है कि भाई आपको ना बात समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगी हे आई साई कैट, अब आप नहीं समझोगे कि मैं कैट की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर कैट समझ लोगे, ठीक है। और आपके साथ भी फिर वही सिचुएशन होगी, जैसे कोई बोलेगा देयर वाज ए कॉल डे, और आपको सुनाई देगा दरवाजे खोल दे, है ना। अब आप वहाँ पर जाओगे, किसी अंग्रेज ने आके ऑफिस में एंट्री करी और बोला हे देयर वाज ए कॉल डे, और आपको सुन रहा है दरवाजे खोल दे, और आप बाहर जाके बार बार दरवाजा खोलोगे, क्योंकि वो बोल रहा था देयर वॉज ए कोल्ड डे, तो हमें सुनाई दे रहा है दरवाजे खोल दे, है ना। इसीलिए तो वहाँ पर, इसीलिए अगर हम आईलेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो पर्टिकुलर इस चीज़ पे काम भी करते हैं कि किस लेटर को थोड़ा सा हाई टोन में बोलना है, हाई पिच में बोलना है, या फिर आपको लो में बोलना है। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि सबसे पहले साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, और इसमें हमें क्या करना है, हमारे सामने सबसे पहले आएगा एक वर्ड, वर्ड निकालेगा अपनी साउंड, और हम डिसाइड कर देंगे अपना आर्टिकल। कॉपी में कुछ इस तरीके से बना लो, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड शुरू हुआ वोवल से, साउंड भी वोवल की दे दी, तो हमें लगाना होगा एन। एक एक एग्जांपल लिख लो साथ में। मान लीजिए आपने शब्द लिखा था यहाँ पर एप्पल, तो देखिए पहला जो है वो क्या है हमारा, वोवल, साउंड भी वोवल की प्रोड्यूस करी है, इसलिए हमने क्या फिट कर दिया था, एन, ठीक है। अगर कोई शब्द है तो वोवल बट साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो हम आर्टिकल यूज करेंगे ए। इसका एग्जाम्पल था हमारे पास यूनियन, ठीक है। दिखने में तो यू हमारा क्या है, वोवल है, ठीक है, लेकिन साउंड इसने किसकी दी है, कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो हम आर्टिकल कौन सा डिसाइड करेंगे, ए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कॉन्सोनेंट, शुरू हुआ कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से लेकिन साउंड वोवल की दी, जैसे आप एक शब्द लिख रहे थे अभी आर, आवर नहीं बोलना बच्चों इसको, इसका साउंड होता है जो ये, इसको आप उच्चारण करते हो आर, ठीक है। अगर आप आर बोल रहे हो इसको, तो यहाँ पर आपको फिट करना पड़ेगा एन आर। क्या कॉन्सेप्ट था, ये शब्द कॉन्सोनेंट था, साउंड वोवल की दी, वोवल साउंड देने पे क्या डिसाइड होता है, हमेशा एन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर शब्द कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो वहां पर हम क्या डिसाइड करेंगे, ए, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिखा था ये वाला, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की दी, और इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया, ए।
क्लियर हुआ बच्चों? अब इसका कोई भी एक्सेप्शन आपको मिले तो कहना। यहाँ तक समझ आया बच्चों? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या बनाया बच्चों, ए और एन आर्टिकल का साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की ध्वनि पे काम करना है आपको। अगर आपकी ध्वनि आ रही, देखो हमारे सामने आएगा क्या, हमारे सामने एक वर्ड आएगा, वर्ड साउंड प्रोड्यूस करेगा, हम डिसाइड कर लेंगे अपना आर्टिकल। ठीक है, तो वोवल है, साउंड भी वोवल की दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। वोवल साउंड कॉन्सोनेंट की, ए। शब्द कॉन्सोनेंट साउंड वोवल की, एन। शब्द हमारा स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, साउंड भी कॉन्सोनेंट की दी, ए। तो हमारा जो समअप इसका है बच्चे वो ये है, साउंड पे आपको काम करना है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। सेकंड लिखेंगे बच्चे, इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म को ही हम कह सकते हैं एब्रीविएशंस, या फिर एक और नाम होता है एक्रोनिम्स। और ये कैसे बनते हैं बच्चों, ये हमारे जो वर्ड लिखा होता है उसके इनिशियल लेटर को उठाया जाता है। जैसे मान लो मैं एक पूरा शब्द लिखती हूँ यहाँ पर, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, मास्टर जो वर्ड है इसका एम इनिशियल लेटर है, इसको उठा लूँगी। आर्ट्स का क्या है, ए, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एम ए। समझ आया बच्चों? तो अब अगर हमें यहाँ पर आर्टिकल डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे बताओ? फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा पूरे इंग्लिश में। जब हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं, अगर हम शब्द लिखेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऐसे लिखा है, तो हमें उच्चारण भी पूरा करना पड़ा ना, मास्टर। और मास्टर जब आप बोल रहे हो तो देखिए मैं मछली आपका कॉन्सोनेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर ए भरना पड़ेगा। मास्टर शब्द से पहले क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन जब आप इसका एक्रोनिम लिखोगे तो आप यहाँ पर अब क्या देखोगे, ये अब इसको मास्टर थोड़ी पढ़ते हो, क्या पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ोगे, एम ए। तो एम से पहले क्या आता है, एन। बात समझ आई बच्चों? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके कोई भी एग्जाम्पल बनाओ जरा, किसी भी एग्जाम्पल पे इसको क्या करो, खरा उतारो फटाफट। हाँ देखो क्या क्या हो जाएगा। मान लो किसी जगह पे लिखा था MLA, अब ये किससे बना है बच्चों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो अगर MLA अगले ने लिखा है तो हमें ऐसे साउंड करना पड़ेगा, MLA। एम अगर बोल रहे हो तो आप यहाँ पर फिट करोगे N। लेकिन इसी को अगर वो पूरा लिख रहा होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम मेंबर पढ़ते, इसको मेंबर पढ़ने से यहाँ पर ए आता। याद रहेगा ये पॉइंट, मेंबर बोल रहे हो तो मैं मछली का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ए भरना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जैसे आप लिखते हो MP, NMP, लेकिन अगर लिखा होता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब गिवन क्या है उससे डिसाइड करोगे आप। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा ही इज FO, फॉरेस्ट ऑफिसर है वो, ही इज FO। हाँ तो FO अगर लिखा है तो आपको करना पड़ेगा NFO, क्योंकि F बोल रहे हैं इसको। अगर वो इसी का फुल फॉर्म लिख देता तो फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर है तो हमें लिखना पड़ेगा ए फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, हाँ IAS बिल्कुल, NIAS बोलना पड़ता है, BS। ठीक है, कहीं अप्लाई करो इसको, NSDO, क्योंकि अगर उसने लिखा है सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल लिखा है ऐसे पूरा तो ए आएगा, लेकिन अगर उसने SDO लिखा है S तो इसीलिए NS। बात समझ आई? यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप कहीं अप्लाई करो बच्चों, यही लॉजिक रहेगा साउंड वाला। और अगर आपके सामने कोई भी एक्सेप्शन आए तो मुझे बताना।
मजा नहीं आ जाए पढ़ के, कोई एक्सेप्शन ही ना हो, है ना। और वैसी ही चीजें हम पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर, कर लोगे ना। चलो भाई, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म। नाउ इट कम्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 यूज करोगे बच्चे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या मतलब है इस बात का भाई? ए का मतलब हमने एक मीनिंग तो क्या पढ़ लिया, कोई, और दूसरा हमने ये भी तो पढ़ा एक। ए का दूसरा मतलब क्या होता है? एक। जब कोई चीज सिंगुलर में एक होगी तभी तो हम ए लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन लिखा, मैंने बुक लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर ए पेन और ए बुक हुआ ना। अगर सपोज करिए यहाँ पर पेन्स होता, क्या अब मैं ए लगा सकती हूँ? इसका भी ध्यान रखो भाई, ए और एन आप कहाँ यूज करोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। तो सिंगुलर भी है और काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे आप ये तो नहीं बोलोगे ना एक नॉलेज, कभी ऐसे कहते हो किसी को, भैया एक पानी लाना एक पानी, है ना। क्योंकि मैंने आपको नाउन के चैप्टर में किसी दिन आपको पढ़ाया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो होते हैं जिनके आगे आप न्यूमरल लगा सकते हो, न्यूमरल मतलब संख्या जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम बोले एक किताब, तो किताब देखो काउंटेबल भी है और सिंगुलर में है, इसीलिए हम क्या लगा पा रहे हैं यहाँ पर ए। अगर बुक्स होता, और जनरल सेंस ये है बच्चे, एक भी किताब है और ज्यादा भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो किताब एक होगी तो ए बुक है, या फिर बुक्स है। बुक्स अगर है तो ए मत लगाओ, बुक अगर है तो ए लगा सकते हो। तो क्या कॉन्सेप्ट बनाइए हमारा? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड। या तो आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन यूज होता है, इससे पहले बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिल्कुल सही है भाई, अ पेंसिल, अ टेबल, बिल्कुल। तो ये छोटी सी बात आपको और याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, व्हेन एनी वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। हमने क्या पढ़ा पहले समझ लो। फिर नाउन का सीधा रिलेशन, आर्टिकल का सीधा रिलेशन किससे है? नाउन से है। और अगर सेंटेंस में वर्ब नाउन का काम कर रही होगी तभी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग बनाओ, व्हेन एनी वर्ब इज यूज्ड जैसे कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर मोबाइल वोकेबलरी यूज कर रहे हो, है ना। तो आपने एक चीज देखी होगी बच्चे, देखो किसी जगह जहां पर आप मैसेज लिखते हो वहां पर किसी जगह पे तो लिखा ऐसे आता है, टाइप अ मैसेज, लिखा आता है ना पूरा। और किसी में आता है जो थोड़ा सा लाइट दिखता है, टाइप एन SMS, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सरदार मनमोहन सिंह, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एन आया क्योंकि हमें एस बोलना पड़ रहा है। और अगर आप लिख रहे हो मैसेज तो मैं मछली यानी कि ए, तो आप कहीं भी देख लेना इसको, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? ये कौन सा था हमारा? फोर्थ पॉइंट, हाँ, व्हेन एनी वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। और जब नाउन का ही काम कर रही है तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए होगा? आर्टिकल। अब ये देखो बच्चे, ड्रिंक एक वर्ब है। ड्रिंक के आपके सामने दो मतलब होते हैं, ड्रिंक का मतलब पीना होता है, लेकिन ड्रिंक का मतलब पेय पदार्थ भी होता है। जैसे आप बोलते हो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो ना। अगर इसका मतलब पेय पदार्थ है तभी तो ये नाउन है, और नाउन होगा तो क्या यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल। जैसे मैं ये लिखती हूँ, ही ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पर ड्रिंक वर्ब है बच्चों, वह पानी पीता है,
क्योंकि यहाँ पर पीना ये वर्ब का फंक्शन है, क्या पीता है, पानी पीता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते, आई वॉन्ट टू हैव ड्रिंक। अब ड्रिंक का यहाँ पर रोल प्ले क्या हो रहा है, नाउन का, तो नाउन से पहले लगाओ आर्टिकल। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। ये बात समझ आ गई। अब ड्रिंक ने यहाँ पर वर्ब का काम किया, यहाँ पर किसका काम किया, नाउन का। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप एक वर्ब यूज करते हो टॉक। टॉक के दो मतलब आपके सामने है, बात करना ये वर्ब है, लेकिन बातचीत एक नाउन है, कॉन्वर्सेशन के इक्विवेलेंट जब आप करते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये लिख देते ही टॉक्स टू मच, बहुत ज़्यादा बात करता है वो, यहाँ पर ये वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है ना, याद करो ये लाइन जो पेरेंट्स बोलते हैं कभी कभी, है ना, माइंड में क्या क्या आ जाता है, पता नहीं क्या बात करेंगे। अगर आपके पिताजी आपको कहीं किसी दिन बुला के, बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, घूम जाता है सिर एक बार तो, है ना, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक यू विद। तो यहाँ पर टॉक शब्द किसका काम कर रहा है, नाउन का। नाउन है तो आर्टिकल भी आएगा। अब सपोज करिए यहाँ पर आप ये ना लगाते, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि वर्ब जब नाउन का काम करती है, सपोज करिए आपसे उसने पूछा बच्चे, ही गोज फॉर वॉक डेली। इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो ये चीज़ क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आर्टिकल। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ये आपका सेंटेंस ठीक, ही गोज फॉर अ वॉक। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से एक पॉइंट हम उठा लेंगे अपना, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्टिकल ए और एन का नेक्स्ट यूज लिखेंगे बच्चे, इन सम मेजरमेंट्स। अब ये मेजरमेंट कौन से होते हैं भाई, देखो जैसे आप मैथ्स में ऐसे लिखते हो 2 1/2, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बताओ जरा, 2 क्या, हाँ हाँ जी, कोई और ट्राई करना चाहेगा, 2 1/2 और 2 1/4, ये मैथ की एक्सप्रेशन। अगर हमें इनको इंग्लिश में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों फटाफट। 2 n बच्चों, हाफ से पहले एन तो कभी आता ही नहीं मोनिका। हाँ, हाफ का है शब्द आ रहा है, 2.5 विपिन ने लिख दिया है, वेरी गुड, अच्छे से सारे बच्चे ट्राई करो फटाफट। हाँ जी, एक ज्योति नाम की स्टूडेंट नहीं जुड़ी क्या, विपिन गौतम कह रहे थे कि क्लास टाइम चेंज हो सकती है क्या, कौन सा टाइम चाहिए भैया आपको बताओ एक बार, नींद आती है क्या इस टाइम, तो हटा दो, क्या नाम है, क्या टाइमिंग चाहिए भैया आपको, क्या टाइम चाहिए भैया आपको, अगर रीजनेबल होगा, मेजोरिटी होगी तो मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब तक हमारे रेगुलर बैचेस शुरू नहीं हुए हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बार बताओ तो सही कि इस टाइमिंग में कितने बच्चों को प्रॉब्लम है। इवनिंग में करूँ क्या, 4 बजे या 5 बजे भाई, 5 से 6 कर दूं क्या, ज्योति जुड़ी हुई है, चलो भाई अच्छी बात है, योगेश यादव आईडी है इनकी, ठीक है। विपिन कह रहे हैं कि मैम इवनिंग या मॉर्निंग कोई भी चलेगा, लेकिन दोपहर बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, ओके। देखो भाई, 2 बच्चों ने अपना
रिस्पॉन्स दिया। एक कह रहे हैं मॉर्निंग या फिर इवनिंग, एक कह रहे हैं जी 12 बजे। हाँ, वो रिंकू प्रैक्टिस गलती से लिखा गया था वहां पर, टाइपिंग जो टाइप करते हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, वहां पर ISE कर लो। प्रैक्टिस वाले में PRAISE करो लास्ट में, PRACTISE। निशा कह रही है यही टाइम ठीक है। भाई ठीक है, नींद नहीं आती, पढ़ लेते हो इस बहाने, नहीं तुम सोओगे फालतू में। सोने में देती नहीं। ना सोती ना सोने देती, है ना। हाँ, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर क्या आंसर कर रहा है, चलो कोई नहीं, ग्रुप में डाल देना अगर कोई आपको लग रहा है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही टाइम सही है। चलो भाई, अब एक बार क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ भाई, पढ़ने से मतलब है, टाइम कोई भी हो, बट ये जो टाइम है ना, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, अगर मैं मॉर्निंग करूँगी ना विपिन, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि बच्चों के अदर क्लासेज में एंगेज होते हैं मैक्सिमम बच्चा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं सबकी, तो ये इशू हो सकता है। ठीक है। और एक बात और बच्चे, आफ्टरनून बैचेज जब हमारे ऑफलाइन सेशन में चलते थे ना, तो बच्चों की प्रॉब्लम होती थी, मैम हम चल के आते हैं, गर्मी लगती है। अब तो ये भी इशू नहीं है, तब आप अपने घरों में बैठे हो, हैं, अगर आना पड़ता है तो मुझे ही आना पड़ता है स्टूडियो तक। हाँ, आप तो अपने घरों में ही हो, तब तो दोपहर का कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। हम्म, कल की जो क्लास है वो 12:30 होगी, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फिर आपका ना टाइम वेस्ट हो जाता है, आते आते मेरे को टाइम लग जाता है, तो आप ना थोड़ा मार्जिन लेके चल पड़ते हैं। 12:30 बजे एग्जैक्टली मैं यहाँ पर होंगी, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये है भाई मैथ की एक्सप्रेशन, इसमें हमें क्या करना है, 1/2 होता है, इसको इंग्लिश में इस नाम से जाना जाता है, दैट इज हाफ, ठीक है। और 1/4 जो होता है, अच्छा लड़के बड़ा जवाब दे रहे हैं, क्वार्टर, है ना, ऐसे करने से ही समझ जाते हैं, मतलब क्वार्टर, और कुछ बताने की है ना, क्या क्वार्टर का मतलब सिर्फ यही होता है, है ये। तो चलो देखो, ये जो टर्म्स हैं बच्चे, यहाँ पर ये जानकारी है कि भाई कंप्लीट संख्या कितनी है, कैसे लिखना सीखोगे, कंप्लीट संख्या क्या है हमारी 2, और 2 में एक हाफ जोड़ें तभी तो 2.5 बनेगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 2.5, ये ध्यान रखो बच्चे। अगर गलती से आपने ये ए आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाया तो आपकी एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगी, समझ गए। ठीक ऐसे ही कंप्लीट संख्या हमारी क्या है, 2, 2.25। अब देखो, लॉजिक वही है, क्वार्टर बोल रहे हो तो कै का साउंड आ रहा है इसलिए ए आया, हाफ बोल रहे हो है का साउंड आ रहा है इसलिए ए आया, ठीक है, लिखना आया। चलो एक चीज बताओ मुझे, मान लो मुझे लिखना है 570, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, 570। हाँ, मोनिका भी क्लॉक वाली भी बात करूंगी, हाँ। हाँ, ग्रुप में डाल दूंगी, गोपाल प्रसाद। हाँ, आपकी जो भी आपका नेम है बच्चे, आप मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे अभी क्लास ओवर होने के बाद, 9215599912, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज छोड़ो। जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं, ठीक है, अपना नेम डाल करके बता दो कि मैम ग्रुप में ऐड कर दो। हाँ जी, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए 570 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 570, और बताइए। ओनली, कहाँ ओनली लगाऊं, ओनली। चेक थोड़ी भर रहे हो। हैं, चलो भाई,
बच्चों ये बातें आपके एग्जाम में आती हैं। मैक्सिमम बच्चा लिख रहा है 570। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, राम एंड श्याम ना। तो इंग्लिश में जोड़ने का पैटर्न क्या है, एंड लगा के, कंजंक्शन लगा के जोड़ो। और अगर यहाँ पर एंड लगा रहे हो तो यहाँ पर देखो पहले कंप्लीट संख्या उठाया करो। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले कंप्लीट संख्या 2 उठाई है, एंड से जोड़ा ए हाफ, ऐसे लिखा। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, कंप्लीट संख्या हमारी यहाँ पर क्या है 500। 500 में 70 ऐड करने हैं तभी तो 570 बनेंगे। 570। अगर एंड नहीं लिखा तो इसका मतलब होगा कि 500 को 70 से गुणा कर रहे हो, समझ गए। हाँ, एंड से जोड़ा जाता है इंग्लिश में 570। वैसे बोल देते हो गया आप, मुझे नहीं पता, मैथ्स में जो शॉर्ट ट्रिक में आप बोलते हो 570, बट इंग्लिश में इसके एरर आई थी एक बार, तो इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड लगा के जोड़ेंगे, और क्योंकि जोड़ने की जो टेक्निक है हमारी वो यही है। क्लियर हुआ। अब देखो तुम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूल रट के चले गए। क्या रूल रटा उन्होंने कि हाफ और क्वार्टर शब्द जहां भी आएंगे ना आर्टिकल जोड़ देंगे, है ना। अब एग्जामिनर आपको क्या करता है, इसी चीज में घुमा देता है, क्योंकि जो चीज थोड़ी सी सेम होगी, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, हैव का मतलब खाना पीना भी होता है और हैव का मतलब मौज मस्ती करना भी होता है। लेकिन हैव का मतलब जब मौज मस्ती करना है वो एक्शन है, और हैव का मतलब पोजीशन भी था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहां से थोड़ी सी बात ट्विस्ट लेके आती है वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो क्या कर देता है, इन्हीं टर्म्स को यूज करेगा सेंटेंस में, लेकिन घड़ी से टाइम बताने में। ठीक है, तो घड़ी से जब आप टाइम बताओगे तो कैसे बताओगे। अब मुझे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, फटाफट बताएंगे 8:30 को इंग्लिश में कैसे लिखें। भाई घड़ी में टाइम हो गया 8:30। अब देखो बच्चे, यहाँ पर भी हमारी टाइम बताने की 2 टेक्निक रहेंगी। पहली टेक्निक कौन सी है, तुम में से कोई बच्चा क्या कहेगा, 8:30 हो गई, आधा घंटा ऊपर गुजर गया 8 के। और तुम में से कोई बच्चा क्या बोलेगा, 9 बजने में आधा घंटा रहता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, कुछ यहाँ पर नेगेटिव एटीट्यूड के हैं, या यूं कहिए ऑप्टिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो अब ये देखिए कि तरीके दोनों ही ठीक है, गलत तो कोई भी नहीं है। तो घड़ी में जब हम टाइम बताते हैं बच्चे, तो वहां पर हम 2 टर्म यूज करते हैं, एक तो टू, एक पास्ट। हम टू कहाँ लगाते थे, याद करो एक बार, एप्लीकेशन में टू लिखते हो ना, क्योंकि वो हमारा डेस्टिनेशन है जिसको पत्र लिख रही हैं। घड़ी में डेस्टिनेशन क्या होगा, 8:30 हुए हैं, बजने तो 9 हैं, तो 9 हमारा क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई आधा घंटा रहता है 9 बजने में, तो ये टू का केस है, रहता है अभी, जो टाइम अभी हुआ नहीं है, टारगेट है हमारा, तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। पास्ट होता है गुजरा हुआ, पास्ट का सिंपली मतलब क्या होता है, गुजरा हुआ। तो कैसे रिलेट करेंगे इसको, इंग्लिश में कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों, इट इज। टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पटी सब्जेक्ट इट। इट इज 9:30 बाय माई वॉच। और अभी जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था बच्चे, जस्ट थोड़े दिन पहले, वहां पर ये एरर पूछी गई थी, इन माई वॉच लिखा हुआ था। तो इन हमेशा गलत होगा। बड़ा सही लगता है मेरी घड़ी में, है ना, और मे की इंग्लिश तुम बना देते हो इन। तो आपको क्या करना है, बाय माई वॉच मतलब मेरी घड़ी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर घड़ी में 2, 4, 5 मिनट का हेरफेर होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 5 मिनट आगे करके रखते हैं घड़ी को कि कहीं लेट हो जाए तो हमें बचत हो जाए। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, जब आप कहीं लेट हो रहे हो और आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है, एट द सेम मोमेंट यू रियलाइज दैट कि 5 मिनट आगे भी तो है। आपको उसी टाइम ये बात याद आ जाती है कि भाई 5 मिनट आगे भी तो है, जब आप लेट हो रहे होते हो। तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, इट इज 8:30, इसका मतलब है आधा घंटा रहता है 9 बजने में मेरी घड़ी के हिसाब से, बाय माई वॉच। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब वो यहाँ पर आर्टिकल आपसे पूछ लेता, ए, एन, द और नो आर्टिकल, तो अब आपका आंसर होगा नो आर्टिकल।
कारण क्योंकि हाफ शब्द यहाँ पर घड़ी से टाइम बता रहा है। एंड रीजन इज, ये कहना बेवकूफ़ी होगा कि एक हाफ हुआ है, एक हाफ, क्योंकि सारी दुनिया जानती है 30 मिनट का तो हाफ ही होता है, 15 मिनट का तो क्वार्टर ही होता है। स्टैंडर्ड टाइम है ये हमारा, जो ग्रीनविच जो तुम्हारा है जहाँ से उठाया गया ही, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ पर ये कहना बेवकूफ़ी होगा कि एक क्वार्टर हुआ है, क्वार्टर होता ही एक है। जब आपको ये पता है कि 60 मिनट्स का एक घंटा होता है, तो 30 मिनट का हाफ तो एक ही होगा, 15 मिनट को ही क्वार्टर कहेंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन मेजरमेंट में ऊपर नीचे हो सकता है, एक क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है, या 3 क्वार्टर्स हैं, 1/2 भी तो बनाओगे, है ना, तो वहाँ पर 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए ना आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो और बात कर लेते हैं। अब मुझे कहना है कि 8:30 मतलब आधा घंटा ऊपर गुजर गया है 8 के, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, ऊपर गुजर गया, तो इट इज हाफ पास्ट। अब किसके ऊपर गुजरा है, 8 के ऊपर, 8 लिखो यहाँ पर, 8 बाय माई वॉच। समझ आया, ऐसे आपको आंसर करना है, ऊपर गुजरे हुए टाइम को पास्ट, और जो टाइम रहता है दैट इज 2, और इस तरीके से आपको अपना आंसर बनाना है, ठीक है भाई। चलो अब मुझे फटाफट बताओ, 9:45 हो गई, क्या हम नहीं कह सकते कि 10 बजने में क्वार्टर, यानी कि सॉरी 10 बजने में 15 मिनट बची हैं, एक क्वार्टर रहता है 10 बजने में, तो कैसे लिखेंगे, इट इज, हाँ, क्वार्टर टू 10, आगे लिख दो बाय माई वॉच। अब हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस प्लेस पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, नो आर्टिकल। तो क्या सीखने को मिला भाई, अगर हाफ एंड क्वार्टर टर्म यूज हुई है घड़ी से टाइम बताने में तो नो आर्टिकल, अगर यही हाफ एंड क्वार्टर टर्म यूज हुई है मेजरमेंट को शो करने में देन यूज आर्टिकल। लिख लो साइड में कहीं ये बात अपनी नोटबुक में, ठीक है। अगर हाफ एंड क्वार्टर टर्म यूज हुई है घड़ी से टाइम बताने में, आगे लिखो नो आर्टिकल। अगर हाफ एंड क्वार्टर टर्म यूज हुई है मेजरमेंट में देन यूज आर्टिकल, मस्ट है वहां पर आर्टिकल का यूज। हाँ, मैथ में आप 570 कह सकते हो, रोहित बेनीवाल, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए भाई लास्ट यूज लिखेंगे ए और एन का। इन द सेंस ऑफ पर, इन द सेंस ऑफ पर, यहाँ पर का मतलब है बच्चे प्रति। जैसे आप कहते हो पर डजन, केले मिलते हैं दर्जन के हिसाब से, तो पर डजन शब्द यूज करते हो ना, है ना। आप बोल सकते हो प्रति किलोग्राम, तो पर किलोग्राम बोलते हो। लेकिन बच्चों ये आम बोलचाल का शब्द है, पर जो शब्द है हमारा ये आम बोलचाल का शब्द है। क्यों है बच्चों, क्योंकि हम जो स्पोकन इंग्लिश का सिंपल मतलब क्या है, कि आप सामने वाले को समझाने के लिए बोल रहे हो, यू लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि आपने बोला सामने वाले को समझ आ गया, बस आपका काम बन गया, ठीक है। और ये आम बोलचाल का है, रेहड़ी वाले भैया को भी पता होगा कि पर का मतलब प्रति है, लिखा भी होता है प्रति दर्जन, है ना, पर किलो। तो ये जो पर शब्द है ये आम बोलचाल का शब्द है। यही बात जब रिटन एग्जाम में आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे, पर को ना यूज करके इसकी जगह पे यूज करेंगे ए और एन, मीनिंग सेम रहेगा, पर का प्रति किलोग्राम, ठीक है, लेकिन आर्टिकल यूज करके आना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती आई अर्न, मैं कमाती हूँ, और मैंने आगे लिखा बच्चों 5000 रुपीज, और आगे मैंने लिख दिया यहाँ पर मंथ,
मान लो एक ऑप्शन था ए, एन, पर या फिर नो आर्टिकल। तो मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर पता है क्या करता, बोला पर मंथ। सही तो जच रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। लेकिन हमें करना होगा ए मंथ। ठीक है, मैं की साउंड निकाल के देखो, मैं मछली इसलिए ए आया, एन नहीं आया। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा आई अर्न 5000 अ मंथ। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर मान लो मैं लिखूं कि मेरी कार दौड़ती है 80 किलोमीटर पर आवर, तो कैसे लिखूंगी बताओ? माई कार रन्स 80 किलोमीटर, आगे लिख दिया बच्चे आर। अब बताओ ए या एन? एन आर। वो तो देखोगे ही, साउंड वाला तो लगाना ही लगाना है लॉजिक आपको। लेकिन एन आर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रति घंटे। हाँ, पर आर लिखते हैं ना, तो पर तो हमारा क्या है, आम बोलचाल का शब्द है। When it comes to written exam, then you will use A और N। ठीक है, पर के सेंस में यूज करो A और N, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, ये बोलचाल का शब्द है पर आर, है ना, पर मंथ, पर ईयर बोलते ही हो। लेकिन पर जो शब्द है वो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। ठीक है भाई, स्पोकन का मीनिंग ही क्या है कि हमारे विचार सामने वाले को बताने हैं। रिटन एग्जाम में तो आपसे ये पूछा जाएगा लैंग्वेज का नॉलेज है कि नहीं आपको, और लैंग्वेज क्या कहती है कि पर का यूज ना करके आप यूज करो ए और एन। ठीक है भाई, अब मान लो क्या पूरी दुनिया में सभी ने ग्रामर पढ़ रखी है, काम तो वो भी चला ही रहे हैं अपना। हाँ, कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो भाई, प्रति का मतलब यहाँ पर क्या है, घंटे के हिसाब से, ये तो हिसाब के लिए यूज हुआ है भाई। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, 1 दर्जन के रुपए लग रहे हैं 50 रुपए प्रति दर्जन। इसका क्या मतलब है भाई, 12 केलों का जो दाम है वो 50 रुपए है, प्रति दर्जन के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप 5 दर्जन लेते हो तो आपके रुपए ऐसे हो जाएंगे। प्रति दर्जन का तो ये मतलब है ना, जैसे कपड़ा मिलता है प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है, दूध लीटर के हिसाब से मिलता है, सबके अपने मेजरमेंट्स है। ठीक है, तो प्रति का मतलब है पर मतलब जैसे कि घंटे में आप कर सकते हो मेजरमेंट, मीटर में कर सकते हो, लीटर में कर सकते हो, डिस्टेंस है तो किलोमीटर में करोगे। ठीक है, ये तो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। पर का मतलब 1 घंटे के हिसाब से जो आप निकाल रहे हो। हाँ, अब देखो इशू ये हो जाता है ना, मान लो रेहड़ी पे लिखा होता कि ए डजन 50 रुपये ए डजन, बनाना यहाँ पर वी सेल बनाना 50 रुपीज़ अ डजन, ऐसे लिखा होता, तो क्या आम आदमी वहाँ पर समझ सकता था यहाँ पर ए का क्या मतलब? नहीं ना। तो वहाँ पर क्या बनाया गया, साधारण भाषा में लिखा गया कि भाई ए छोड़ो पर लिखो, और हिंदी में तो आपको पता है प्रति दर्जन लिखा ही होता है। ठीक है, तो हमें रिटन एग्जाम के लिए क्या करना है, पर का सेंस मीनिंग तो है वहाँ पर प्रति का, बट हम यूज क्या कर रहे हैं अपने ए और एन आर्टिकल, और ये हमारा एक यूज बन जाता है बच्चे। ठीक है, ए और एन का हमारा ये यूज है। ठीक है, चलिए अब मैं समअप करूंगी क्लास को कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, रिकॉल सेशन बनाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल होता क्या है, क्या डेफिनेशन समझ आई आपको? हम जहां भी हमारी नजर जाती है हमें कुछ नाउन दिखते हैं। ठीक है, नाउन दिखते ही नेक्स्ट अगर नाउन नया होगा तो माइंड में कंफ्यूजन आता है कि ये जो नाउन है ये कौन सा है, और अगर कोई ऐसा नाउन दिखता है जो फेमिलियर है हम जिससे, तो वो हमारे लिए द आर्टिकल है। तो इसी बेस पे हमने इसकी 2 कैटेगरी बनाई, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में सिर्फ एक आर्टिकल है द आर्टिकल, और इनडेफिनेट में हमारे 2 हैं ए और एन। क्लियर हुआ? फिर हमने जाना टाइप्स, उसके बाद हमने सीखा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होती है। तो क्या सीखा हमने, 4 बातें यहाँ से सीखी। नाउन होगा, नाउन से पहले, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब होगा, एडवर्ब से पहले, नाउन ही नहीं है देन नो आर्टिकल। सिंपल सी बात है, रटना कुछ भी नहीं आपको इसमें। आफ्टर दैट हम आ गए थे यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इसमें हमने क्या जाना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बच्चों, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की ध्वनि पे काम करना है। ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। हिंदी वाले स्वरों की अगर साउंड आएगी तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो ए। सेकंड हमने जाना इन केस ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, या फिर यूं कहो कि
एब्रीविएशन फॉर्म, एक्रोनिम्स भी इसी को बोलते हैं, तो उसमें भी फिर वही काम करना है, वैसे ही बोल के देखने हैं आपको। तीसरा हमने क्या पढ़ा, बोलो, शॉर्ट फॉर्म्स के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अच्छे से बोला करो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। चौथा यूज, व्हेन एनी वर्ब इज यूज्ड एज नाउन, वर्ब जब नाउन का काम करती है। आफ्टर दैट हम आए थे कुछ मेजरमेंट्स में, हमने पढ़ा, मेजरमेंट में हमने हाफ और क्वार्टर शब्द पढ़े, यही अगर घड़ी से टाइम बताने के लिए यूज होंगे तो हम नहीं कर सकते। लास्ट हमने पढ़ लिया इन द सेंस ऑफ पर। तो ये हमारे कुछ यूज थे बच्चों ए और एन के, ठीक है। कुछ फ्रेजेस भी हैं आर्टिकल जिसमें यूज होता है नहीं होता, ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ए और एन की इतनी बातें करके रखनी है। कल का सेशन में हम यूज करेंगे अपना द आर्टिकल, ठीक है। 12:30 बजे आपकी क्लास होगी बच्चों, 12:30 मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ। पहले आपको लिंक मिलेगा, जैसे मैं रोज कहती हूँ आ जाओ बच्चों, तो उस टाइम आप अपना रेडी रहेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी समअप करती हूँ इस क्लास को। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप में जुड़ना हो, तो मैंने नंबर लिख दिया है सामने, क्योंकि अभी इन दिनों में जो एडमिशन्स हुए हैं वो बच्चे यहाँ से कर लें। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, जो बच्चे अभी इस ऐप से जुड़े इन दिनों में जिनके एडमिशन्स हुए हैं वो क्या करें, वर्ब के चैप्टर पढ़ते रहें, जो बेसिक है हमारी, कुछ वर्ब की क्लासेस यहाँ पर डाल रखी हैं, प्लस में अपना जो सिलेबस है वो आर्टिकल के चैप्टर से शुरू करें। आपके जो पहले दो जो टॉपिक हो गए हैं वो बाद में पढ़ाए जाएंगे, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, आर्टिकल की पहली क्लास से स्टार्ट कर लो, ठीक है। आप अपने सिलेबस में काउंट लिखोगे भाई आर्टिकल से शुरू हुआ है हमारा, और इसके बाद इस बैच के अभी एडमिशन्स बंद हो गई हैं, ठीक है, तो आपको आगे ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है भाई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, ग्रुप में बता देना, या फिर कल मैं जब क्लास शुरू करूंगी द आर्टिकल की तो उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। कल के लिए जो आपने कोऑपरेट मेरे को किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं बाहर गई हुई थी, दिल्ली में थी, स्टक हो गई थी, और मेरे को यूँ था कि पहुँच जाऊँगी उस टाइम तक, बट मैं पहुँची नहीं, शाम तक पहुँची मैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैं किसी दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी आपको, इसी सैटरडे को ज़्यादा 2-2.5 घंटे की क्लास रख लेंगे, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन, आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन, टिल देन यू टेक केयर, कीप लविंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।